इसका टाइमिंग नहीं शुरू हो गया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अनुराग गौतम है। मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इस विषय का शायद मैं अपनी नॉलेज के विषय में बताऊं आपको कि मैं पीएचडी तो नहीं हूँ, विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, मगर हाँ इतनी जानकारी रखता हूँ कि आप लोगों की तो जो मांगी गई सूचना है, जो प्रश्न होते हैं, उनका आंसर आपको मिल जाए शायद मेरे दिमाग से। तो अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ, जैसा कि आप पीडीएफ में देख रहे हैं, मेरी खुद की बनाई हुई पीडीएफ है, एडम स्मिथ मेरा ही ये लेख है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और 1776 या 1776 में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम वेल्थ ऑफ नेशन था। तो वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब ये हुआ कि इस किताब में इन्होंने कुछ धन के या अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। उस प्रतिपादन में धन का विज्ञान इस पुस्तक को नाम दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी चीज को विज्ञान का दर्जा दिया जाता है तो उस चीज के सैद्धांतिक पक्षों को में शामिल किया जाता है और सैद्धांतिक पक्ष का जो व्यावहारिक पक्ष होता है वो उसका दूसरा पक्ष एप्लीकेशन फॉर्म होता है। धन का विज्ञान में पूंजी सृजन पर ये एडम स्मिथ जी जोर देकर चले गए। इन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र की अगर विषय के बारे में जानकारी दी जाए तो किसी वस्तु एवं सेवा, इसके उपभोग, उसका उत्पादन, उपभोग एवं वितरण, ये तीन चीजें होती हैं वस्तु और सेवा। दोनों चीजों की वस्तु के या तो उत्पादन करने वाले में होंगे या उपभोग करने वाले में होंगे या उसका वितरण करने वाले में। डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, जिसको आप बाजार केंद्र के रूप में तीसरे में देखेंगे, जिसको कीमत सिद्धांत के नाम से दिया गया है। तो इस चीज की अगली कार्रवाई के रूप में ये आपकी परिभाषा होगी। उनके अनुसार शास्त्र वो विषय है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन, उपभोग एवं वितरण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इस कंडीशन में वस्तु एवं सेवा, इस चीज के ऊपर एक कॉलम बना दिख रहा है बाजार मूल्य। इसका एक कंडीशन है कि वस्तु की परिभाषा और बाजार की परिभाषा में जो बाजार मूल्य है ये आपका कॉमन वर्ड रहेगा। तो वस्तु का मतलब होता है जैसे कि आपको वस्तु जो दिखाई दे, जो देख सकते हैं आप, जिसका कोई बाजार मूल्य होता है, उसे आप वस्तु कहते हैं। दूसरी कंडीशन आती है कि सेवा क्या होती है। तो सेवा भले ही आपकी दृश्य ना हो, मतलब अदृश्य हो सकती है, जिसको आप किसी को उपलब्ध करा रहे हैं और उसके बदले में अगर आप कीमत ले रहे हैं, इसका मतलब उसका बाजार मूल्य है। तो बाजार मूल्य की कंडीशन में देखा जाए तो ये कहते हैं कि वस्तु जो दृश्य है, जिसका बाजार, वो जो दृश्य है जिसका बाजार कीमत है या जिसका बाजार में कीमत ले सकते हैं आप, कोई मूल्य ले सकते हैं, उसको वस्तु कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन है सेवा। सेवा अदृश्य हो सकती है बट उसकी बाजार कीमत होना अनिवार्य शर्त हो सकती है। तो वस्तु एवं सेवा ये दोनों चीजें। इसके अगले अर्थशास्त्री के रूप में आप अर्थशास्त्री मार्शल जी को पढ़ेंगे। मार्शल जी ने, मैंने आपको पहले बताया परिभाषा में कि जो एडम स्मिथ देखे गए पूंजी सृजन की बात करते हैं, तो ये भी पूंजी सृजन की बात करते हैं, मगर उसकी एक अगली कड़ी के रूप में, उसके एक रूपांतरण के रूप में, उसके अलग प्रतिरूप के रूप में ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि उस पूंजी सृजन का जो माध्यम होगा वो लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति का होगा। लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति के संदर्भ में आपको एक कंडीशन बताऊं कि इन्होंने कहा पूंजी सृजन करिए मगर किसी का अहित ना हो, इतनी सी थोड़ी सी वो करिएगा आप। अगली कड़ी देखने के लिए अर्थशास्त्री रॉबिन्स आते। रॉबिन्स की जो परिभाषा दी गई है अर्थशास्त्र की, उस कंडीशन में आपको मैं ये सबसे लास्ट और सर्वव्यापक तरीके से, मतलब सबने इसको एक्सेप्ट किया, सबसे लास्ट के रॉबिन्स ने दी थी, जिसमें उन्होंने कुछ सीमित साधन के रूप में, जैसे वहां पूंजी सृजन किया गया एडम स्मिथ के द्वारा। दूसरी कंडीशन में क्या मार्शल जी ने दिया, मार्शल जी ने लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति को एक्सेप्शन दिया। इसी कंडीशन में जो अर्थशास्त्री रॉबिन्स थे, उन्होंने सीमित साधनों को आधार बनाते हुए सीमित साधनों एवं वैकल्पिक साधनों के माध्यम से अनिश्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी एक परिभाषा को प्रतिपादित किया है, जिसमें ये आपको देखने को मिल सकती है कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें विभिन्न उद्देश्य एवं वैकल्पिक उपयोग, दिखाई दे रहा होगा आपने, विभिन्न उद्देश्य एवं वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधन से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव की जो क्रियाएं होती हैं, मानव जो क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र विशेष तौर में आप देखेंगे तो इसकी अगली कड़ी के रूप में आप
इस चीज को लेके चल सकते हैं कि क्रियाएं मानव की व्यवहार की जो होती हैं, जिनमें अर्थ का लेना देना होता है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहेंगे हम आगे चल के। तो मानव की जो व्यवहारिक क्रियाएं हैं, उनमें अर्थ का अगर संबंधित क्रियाएं हैं, उन्हें हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का रूप देंगे, जिससे आगे चल के व्यवहारिक रूप में पढ़ेंगे। सैद्धांतिक पक्ष से एक कंडीशन हो गई कि पहले एडम स्मिथ देंगे, उसके बाद मार्शल जी दिया, फिर रोबिन्स दिया। रोबिन्स ने जो परिभाषा दी वो सर्वव्यापक मानी गई, और सर्वव्यापक की कंडीशन में आपने वस्तु एवं सेवा दोनों की परिभाषाओं से वाकिफ किया, और वाकिफ करने के बाद अब कंडीशन आती है कि सीमित साधनों के माध्यम से असीमित इच्छाओं की अगर पूर्ति करने की कोशिश करें तो रोबिन्स जी का एप्लीकेशन बोलो सैद्धांतिक पक्ष है, थ्योरेटिकल। इसकी सैद्धांतिक पक्ष का अब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब होता है कि आप उसे व्यवहार के रूप में यूज करेंगे जो सिद्धांत दिए गए हैं। एक सेकंड सर मेरे आप व्यवहार के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे अर्थशास्त्र की कंडीशन में आपको एक चीज बताऊंगे, आप छोटी सी, कि इनका कहना है कि असीमित इच्छाओं से असीमित इच्छाओं, वो सीमित साधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करनी है। तो सीमित साधन होंगे आपके, तो सीमित साधन किसी मानव के भी हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन है किसी सरकार के हो सकते हैं, किसी देश के हो सकते हैं। इस कंडीशन में अगर सरकार के पक्ष में हम लोग सोचते हैं तो सरकार के कुछ सीमित साधन होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं जो दी जाती हैं वो अधिकांश में किसी के सकारात्मक पक्ष के लिए दी जाती है, किसी का भला होना, लोक कल्याण जैसी भावना से अभिप्रेरित होती है। दूसरी कंडीशन है शिक्षा होगी, मान के चलिए तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत दी जाने वाली शिक्षा, या किसी मुख्यमंत्री मतलब राज्य या केंद्र स्तर पर दी जाने वाली बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भी कंडीशन ऐसी अप्लाई होती है, जिसमें आप ऐसा मानेंगे कि मान के चलिए साधनों इनसे आने वाली आय तो कुछ नहीं है, मगर हाँ आगे चल के इनके लिए एक बजट में अधिकांश भाग इनके लिए आरक्षित होना चाहिए। तो इसका मतलब है सीमित साधन है, आय इनके लिए निश्चित कर दी गई है, मगर इन पर खर्च होने वाला पैसा इनसे ज्यादा है। दूसरी कंडीशन आती है कि अर्थशास्त्र के भाग कितने हो सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के भाग के ऊपर देखते हैं तो ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने इन दो भागों पर ज्यादा मतलब सहमति जताई है। अर्थशास्त्र के दो भाग में आपको ऐसे नाम लिख लीजिए। अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब है किसी क्षेत्र या किसी इकाई को मानकर, इकाई के अगर आर्थिक क्रियाएं या किसी इकाई पक्ष की मान आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अगर आप करते हैं तो उसे हम व्यष्टि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वो सब मानव की क्रिया आर्थिक क्रियाएं आएंगी जिनमें आप ब्रॉड एरिया को समाप्त करें। जैसे किसी देश की राजकोषीय नीति हो सकती है। एक मिनट मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। व्यष्टि इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे उत्पादक वर्ग हुआ या उत्पादक समूह हुआ या उपभोक्ता हुआ या उपभोक्ता समूह हुआ। अब घटक की बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर तीन प्रमुख घटक माने गए हैं। तीन प्रमुख घटक में एक उत्पादक वर्ग होता है। अच्छा इसी में दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। पहला उत्पादक वर्ग जो अधिक लाभ कमाने की इच्छा से ये सोचता है कि मैं कितना उत्पादन करूं और कितना लाभ कमाऊं। दूसरी कंडीशन आती है उपभोक्ता वर्ग को जो कम खर्च करके अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। तो उपभोक्ता वर्ग भी भाई पूंजी सृजन पर जोर दे रहा है कि छोटे से पैसे में मेरे सारी जितनी औपचारिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तीसरी कंडीशन आती है बाजार, जो उपभोक्ता और उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक समन्वय का काम करती है, उसे हम बाजार की संज्ञा देते हैं, जिसमें कीमतें वस्तु एवं सेवा की निर्धारित होती जाएगी। तीसरी कंडीशन पे आ जाएगी समष्टि अर्थशास्त्र में आपको परिभाषा बता चुका हूँ। इसे बृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसमें एक ब्रॉड क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। उस ब्रॉड क्षेत्र में आप किसी देश की, किसी राज्य की एक राजकोषीय नीति, इन सारी मतलब जितनी भी होती है ब्रॉड एरिया पे आप किसी की बेरोजगारी की, राष्ट्रीय आय की, इन जैसी चीजों की अगर पैमाना करते हैं तो आप कर सकते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि सीमित संसाधनों के माध्यम से किस प्रकार व्यष्टि से लेकर समष्टि अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो ये कंडीशन आती है आर्थिक क्रियाओं की परिभाषा। देखिए आपको यहाँ देखने को मिली थोड़ी सी
आप इसको जूम करके देख सकते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध धन से होता है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और मानवीय व्यवहार की क्रियाएं होती हैं, तो मानवीय आर्थिक व्यवहारिक क्रियाएं जो होती हैं उसको हम आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। अब आया, ये तो हो गया आपका सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष के आगे कदम में इन प्रश्नों को आप व्यवहार में अब लागू करते हैं तो उसका व्यवहारिक पक्ष माना जाता है। ये तो हो गया सैद्धांतिक पक्ष के, भाई किताब में लिखा, उन्होंने बोल दिया कि ऐसे से ऐसा हो सकता है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो उसके बाद पता चल जाएगा। इन सिद्धांतों का अगर व्यवहार में उपयोग किया जाए उसे हम अर्थ व्यवस्था कहेंगे। ये तो अर्थशास्त्र था, इसका अगर व्यवहारिक रूप देते हैं तो अर्थशास्त्र, जैसे आप देख रहे हैं जहाँ ये सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र जहां सैद्धांतिक पक्ष होता है वहीं अर्थव्यवस्था उसका ही व्यवहारिक पक्ष होता है। अब कंडीशन आती है इसके क्षेत्र कितने हो सकते हैं, तो अर्थव्यवस्था में जितनी आर्थिक क्रियाएं क्षेत्रों में विभाजित की गई है उनको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र है और तीसरा तृतीयक क्षेत्र है। प्राइमरी सेक्टर उसको कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर का मतलब है कि आप परिभाषा सामने दिखाई दे रही है, मैं आपको समझा सकता हूँ इससे। इसका संबंध मुख्य रूप से कृषि से होता है। कृषि मान लीजिए या प्रकृति मान लीजिए, दोनों का कंडीशन एक ही है। कृषि और प्रकृति में कोई अंतर वैसे ज्यादा है नहीं। कृषि के अतिरिक्त उसमें उन सभी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिस प्रकृति से सीधे प्राप्त की जा सकती है। मतलब सीधे आपको अगर प्राप्त हो रही है प्रकृति से या कृषि से, उनको आप प्राथमिक क्रियाएं बोलेंगे या प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं बोलेंगे। प्राथमिक क्षेत्र के उन्हें तत्व का नाम दिया जाएगा, जिसमें कंडीशन में आगे चल के नाम में इसमें जैसे कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ और खनन हुआ, उत्खनन हुआ। बात 2 वर्ड है, खनन एवं उत्खनन। मैं आपको खनन और उत्खनन के बारे में थोड़ी सी वो करूं कि खनन क्या है और उत्खनन क्या है। तो खनन उसको कहते हैं जहां किसी भी साधन की प्राप्ति के लिए, जैसे कि यहाँ खुदाई की बात चल रही है, तो खुदाई ऊर्ध्वाधर अगर की जाए तो उसे खनन कहा जाता है। जैसे आप किसी संपदा या किसी संसाधन की प्राप्ति के लिए अगर खुदाई ऊर्ध्वाधर स्थिति में करते हैं तो उसे हम फिर खनन कहेंगे। अब ये उत्खनन, तो उत्खनन देखिए आपके सामने लिखा है, जब भूमिगत संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, भाई भूमिगत से खुदाई करेंगे तो संसाधन की प्राप्ति के लिए करेंगे, जायज सी बात है। तो उसे क्षैतिज अवस्था में अगर किया जाए, ये चीज खुदाई ऐसे हो रही थी, ये वाली चीज जो खुदाई होगी वो ऐसे होगी, इस दिशा में डायरेक्शन में आप करते हैं तो उसे आप ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर होगी, ये क्षैतिज होगी। तो ऊर्ध्वाधर खनन मतलब खनन हो गया, और ये क्षैतिज जो चल रहा है इसको उत्खनन कहेंगे। अब बात आती है द्वितीय क्षेत्र की। तो द्वितीय क्षेत्र मुख्य संबंध में उद्योग से होता है, जहां प्रकृति या कृषि से प्राप्त होने वाले संसाधनों का दोहन करके उन्हें एक परिवर्तित रूप करके अन्य उत्पादों में बदला जाता है, उसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जैसे कि आप लेके चलेंगे, जैसे गन्ना आपको प्रकृति से प्राप्त हुआ, गेहूं आपको प्रकृति से प्राप्त हुआ, तो गन्ने से आपने चीनी बनाई, ऐसे द्वितीय क्षेत्र का एक कंटेंट होगा। गेहूं आपने प्रकृति से लिया, प्राथमिक क्षेत्र का कंटेंट हुआ। उसके बाद ब्रेड अगर बना, द्वितीय क्षेत्र का कंटेंट हुआ। द्वितीय क्षेत्र में शामिल अगर कंडीशन देखा जाए तो निर्माण हो सकता है, विनिर्माण हो सकता है, जल की आपूर्तियां हो सकती हैं, विद्युत मान के चलिए कि विद्युत जो है आप बना कैसे रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों से बना रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं, उसकी सेवा जो किसी को दे रहे हैं, उस कंडीशन में आपको ये पता चल रहा होगा कि ये प्राथमिक क्षेत्र जो प्रकृति से तो हमको मिली, मगर हमने इसको बांटने का एक प्रारूप में लिया, इसलिए हम प्रकृति से संबंधित होने के कारण इसे द्वितीय क्षेत्र का दर्जा देते हैं। निर्माण और विनिर्माण, मैंने अभी आपको खनन और उत्खनन समझा, इसी प्रकार मैं इसको समझाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इस पर थोड़ा सा आपको साफ थोड़ा ना दिखाई दे, मैं आपको बोल के समझा दे रहा हूँ। निर्माण जहाँ आधारभूत एक ढांचा बनाया जाता है, जैसे भवन, सड़क। आधारभूत ढांचा का मतलब है उसकी स्टार्टिंग बॉडी, स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, उसे कारखाना जैसे, तो उसे निर्माण कहते हैं। अगर किसी कलपुर्जो, किसी मशीन, किसी अत्याधुनिक मतलब अति आधुनिक, मतलब आज की कंडीशन से भी बेहतर स्पीड वाली, अगर उस तकनीकी से आप अगर उस चीज का निर्माण कर रहे हैं, उस चीज के निर्माण में कोई विशेष एक बदलाव
जो एक पारंपरिक तौर पर जैसे मान के चलिए कोई 10 आदमी किसी चीज को काम कर रहे थे, आज एक मशीन काम कर रही है, इसका मतलब अत्याधुनिक तरीके उसमें अगर यूज हो रहा है तो उसको आप विनिर्माण कहेंगे। आजकल आपने देखा होगा कि जो कंपनियां वगैरह होती हैं विनिर्माण शब्द का यूज होता है। तीसरी कंडीशन आती है सेवा क्षेत्र, किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में शामिल होने वाली आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः वस्तु न होकर सेवाएं होती हैं। सेवा की कंडीशन में आप परिवहन, बैंकिंग, बीमा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बीमा है, भंडारण है, स्वास्थ्य है। इस मैं लाइन मिटा दे रहा हूं, शायद आप साफ पढ़ पाए इस चीज को। एक मिनट मेरे दोस्त, ये लीजिए। तो इसमें परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गया, भंडारण हो गया। जैसे कि मान चलिए कर रहे हैं आप सेवा, ये एक तरीके की एफसीआई के माध्यम से कर रहे हैं या किसी एक लोकल बॉडी में आपने कुछ चीज भंडारण कर रखी है, तो ये सेवा है भाई, उसका पार्ट तो कोई लेगी नहीं है, मगर इसमें भंडारण का किराया तो आपको मिला, इसका मतलब आपने उसको सेवा दे रखी है। स्वास्थ्य चीज दे रहे हैं, मतलब इसका आपको केवल फीस मिल रही है, आप ऐसा तो है नहीं उसको कुछ दे रहे हैं भाई, आपने केवल सलाह दी स्वास्थ्य के तौर पे, आपने जो मतलब शुल्क लिया उसके बदले में, तो इसका मतलब सेवा है एक तरीके की। लोक प्रशासन है, इसका मतलब प्रशासन का तो बहुत बड़ा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक प्रशासन ही प्रशासन है मेरे दोस्त। होटल रेस्तरा का मतलब आप एक होटल में गए, 3000 रुपए पर नाइट का आपने पे किया और उसके बाद आप चले आए, तो इसका मतलब है होटल में आप एक कमरे के रुकने के 3000 रुपए एक नाइट के लेके आए, बट होटल के मालिक के जो रजिस्ट्री थी उसमें आप कोई बदलाव नहीं करके आए। ऐसा नहीं है उसमें आप अपना नीचे नाम लिखाया है, तो उससे कहा जा सकता है कि रेस्तरा की आपने सेवा लिया तो आप तृतीय क्षेत्र की एक सेवा का उपभोग कर चुके हैं, जिसकी आपने फीस पेड कर रखी है। जैसे कि मैंने बोला, सेवा की अदृश्य हो सकती है मगर उसकी बाजारी कीमत होना अनिवार्य शर्त होती है। होटल हो सकता है, पर्यटन हो सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी हो सकती है, रक्षा हो सकती है, सारी चीजें तृतीय क्षेत्र की कंडीशन में आएंगे। अब आगे चलते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र तीनों की एक दूसरे से जुड़ाव, समन्वय, एक दूसरे से संबंधित, सह संबंधित, ये वर्ड सही रहेगा यहाँ पर। संबंध होता है कि मेरा आपसे संबंध है, सह संबंधित मतलब पारस्परिक एक दूसरे से संबंध है। प्राथमिक द्वितीय से संबंधित है, द्वितीय तृतीय से संबंधित है, हो सकता है प्राथमिक तृतीय से संबंधित हो। जैसे कंडीशन में आपने मान के चलिए, यहाँ देखिए किसान है, यहाँ गन्ना, तो किसान ने गन्ना उगाया, गन्ने के बाद चीनी बनी है, उसी चीनी को ले कौन रहा है कि उसी चीनी को किसान ले रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों क्षेत्र जो है आपस में सह संबंधित होते हैं। आगे की क्रिया मैं आपको बताऊं, सकल घरेलू उत्पाद। तीसरी कंडीशन है, एक वर्ष में देश की कुल क्षेत्रीय सीमा में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, तीन क्षेत्र बता रखे हैं आपको, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तीनों क्षेत्रों में अगर एक वर्ष में एक निश्चित क्षेत्रीय भूमि की बात करूं, भौगोलिक सीमा एक निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान की भी भारत की जीडीपी में जोड़ देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक भारत की भौगोलिक सीमा होगी, उसके अंदर एक वर्ष के समय में अगर आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों का अगर कुल उत्पादन, उपभोग एवं, देखिए आप देख सकते हैं इस चीज को, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्रों में घटित होने वाली सभी आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया आप जानते हैं जिनमें आपका लेना देना था, मैंने आपसे कोई वस्तु ली, आपने पैसे पेड, मैंने पैसे पेड किए, आपने मुझे दी, मैंने आपको पैसे पेड किए, इसका मतलब आर्थिक लेना देना हुआ है। तो आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ लो जीडीपी कहलाता है। जीडीपी की कंडीशन में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका पूरा नाम होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का एक वर्ष में टोटल जोड़ जो मानेंगे आप, उसको आप जीडीपी कह सकते हैं। जीडीपी के योगदान की बात करें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसमें कंडीशन आपको देखने को दिखाई दे रही है। प्राथमिक क्षेत्र 17% की तकरीबन इसकी हिस्सेदारी रहती है। सर प्रीपेड खत्म हो गया, बैलेंस करवा रहे हैं, प्रीपेड बैलेंस खत्म हो गया भैया पैसा नहीं आता।